हेलो एवरीवन, दिस इज तनु चंदेल एंड आज हम लोग जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स वो पढ़ेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए तो आप मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स की डेफिनेशन को देखेंगे कि ये ह्यूमन सेटलमेंट्स होते क्या हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। अब क्लस्टर का मतलब होता है झुंड एंड ड्वेलिंग्स मतलब निवास स्थान। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स वो होते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। अब लोग एक साथ मिल करके किसी गांव में भी रह सकते हैं, किसी शहर में भी रह सकते हैं, राइट। सो क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स, एक साथ मिलकर रहने को ही हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स बोलते हैं। अब ये ह्यूमन सेटलमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं एंड किसी भी साइज के हो सकते हैं। किसी भी साइज के मतलब बहुत बड़े बड़े भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे अर्बन एरियाज होते हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। एंड बहुत छोटे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि विलेजेस जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, राइट, बहुत ही कम घर होते हैं। किसी भी टाइप के हो सकते हैं, मतलब कहीं कहीं पे आप लोगों को कुछ ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मिट्टी के घर, कहीं कहीं पे आपको ये इग्लूज देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको कुछ इस तरीके के घर देखने को मिलेंगे। तो ये हुए टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, राइट। अब ह्यूमन सेटलमेंट्स को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को कई बार बताई है कि अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो हमेशा अपने दिमाग में आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उससे पहले सोचो कि इसके पीछे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स का ज्योग्राफी से लेना देना ये है कि किसी भी रीजन के जैसे घर होंगे वो वहाँ की ज्योग्राफी डिटरमाइन करेगी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल लेके कि अगर आप लोग जाओ राजस्थान में जो कि एक डेजर्ट इलाका है, राइट, तो वहाँ पे आप लोगों को कैसे घर मिलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके के मिट्टी के घर मिलेंगे, मड हाउसेस। क्यों? क्योंकि डेजर्ट की एक खासियत होती है कि वहाँ पे सर्दियों वो सॉरी वहाँ पे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बट रात को मतलब ठंड होती है, राइट। एंड मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी भी यही खासियत होती है कि जब गर्मी होगी तब वो अंदर से जो है माहौल थोड़ा ठंडा रखेंगे एंड जब ठंड होगी तो माहौल उनके अंदर थोड़ा सा गर्म रहेगा। सेम अगर आप लोग देखो टूंड्रा रीजन्स वर्ल्ड के जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो मतलब आइस से ही कवर्ड रहते हैं साल के ज़्यादातर टाइम के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके के घर मिलेंगे जिनको क्या हम इग्लू बोलते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ये बर्फ़ के घर होते हैं। क्यों ये लोग बर्फ़ के घर बना रहे हैं? क्योंकि और कुछ चॉइस ही नहीं है इनके पास। यहाँ पे सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी जहाँ तक आप नज़र घुमाओगे। तो इसीलिए ये लोग जो हैं बर्फ़ के घर बना करके रहते हैं। अगर आप लोग कश्मीर के एरियाज़ में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के घर देखने को मिलेंगे जिनकी क्या जो रूफ्स हैं वो ऐसे स्लैंटिंग होंगी, ठीक। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लो यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, आपको पता है कश्मीर में सर्दियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ जो है वो जो छत है उसके ऊपर इकट्ठी ना हो एंड वो ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, फिसलती हुई। इसीलिए जो है कश्मीर के घर आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे, स्लैंटिंग रूफ्स वाले। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। अब देखो ये चीज़ तो बहुत ही जग जाही है कि भाई जो सेटलमेंट्स हैं हम उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। रूरल सेटलमेंट्स यानी कि वो जगह जहाँ पर गांव वाले लोग रहते हैं, एंड अर्बन सेटलमेंट्स यानी कि शहरी इलाके, ठीक। ये तो मतलब एकदम बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बट क्या कोई एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है जिसको लेकर के जो है हम लोग दुनिया के जो सेटलमेंट्स हैं उनको इन दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकें? कहने का मतलब ये है कि क्या मैं कोई एक क्राइटेरिया ऐसा लूँ कि मान लो जिन सेटलमेंट्स में जो है 5,000 से कम लोग रहते हैं वो सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स होंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाओ, या फिर मैं कहूँ वो सेटलमेंट्स जहाँ पे सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं वो क्या होंगे, वो रूरल सेटलमेंट्स होंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। बट ये सारी ही ये दोनों ही चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। कोई एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है जिसको लेकर के जो है हम लोग जो अर्बन है, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स को क्लासीफाई कर सकें। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे। तो
फिर भी जो कुछ वेग सी मतलब कुछ वेग से जो है जो क्राइटेरियाज हैं हम लोग उनको देख लेते हैं। ऑल्दो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत जो है हम इनको लेकर के क्लासिफिकेशन कर देते हैं सेटलमेंट्स का। तो पहला है फंक्शन। अब देखो, जब भी आप लोगों के दिमाग में गांव का नाम आता है एंड अगर आप हो भारत के निवासी, तो गांव का नाम सुनते ही दिमाग में कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे गांव मतलब एक ऐसा इलाका जहां आपको अच्छी सड़कें नहीं मिलेंगी, सड़कों की हालत कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है, अनमेटल्ड रोड्स मिलेंगी आपको, एंड और क्या क्या आएगा, और अच्छे स्कूल्स नहीं मिलेंगे हमें वहाँ पे, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक, एंड हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल नहीं होंगी, घरों की हालत भी जो है वो काफ़ी ख़राब होगी। बट एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिलेंगी गांव में। बहुत सारी ज़रूरतें की चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको गांव में नहीं मिलेंगी, आपको उनको खरीदने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। ये हालत है इंडिया के गांव की। बट ये चीज़ मतलब उल्टी सी पड़ जाती है थोड़ी सी अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के गांव को देखो। डेवलप्ड कंट्रीज़ के गांव यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के गांव को देखो, आप कनाडा के गांव को देखो, राइट, आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के गांव को देखो, तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। वहाँ के जो गांव हैं वो आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ऐसे तो इंडिया में शहर भी नहीं होते, ठीक। तो फंक्शंस यानी कि क्या क्या परफॉर्म करते हैं अर्बन या रूरल सेटलमेंट्स, उसके बेसिस पे जो है आप लोग एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते हो बर्ड के सेटलमेंट्स को बांटने का। तो देखो लिखा हुआ भी है, facilities available in the villages of developed countries may be considered rare in villages of developing countries। developed countries के जो villages हैं उनमें भैया आपको बहुत अच्छी अच्छी facilities मिलेंगी, developing countries के villages में आपको वो facilities नहीं मिलेंगी। अब इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पेट्रोल पम्प्स आर कंसिडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाइल इट इज़ अ अर्बन फंक्शन इन इंडिया। अब देखो, पेट्रोल पम्प्स होना यूएसए के गांव में ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, राइट, बट इंडिया के अंदर गांव में पेट्रोल पंप होना तो बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड इसको इंडिया के अंदर माना जाता है एक रूरल फंक्शन, यानी कि पेट्रोल पंप्स जो हैं आपको वो सिर्फ शहरों के ही अंदर मिलेंगे, ना कि गाँव के अंदर। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ये ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता। फिर तीसरी जो लाइन दी हुई है वो काफ़ी समझने वाली है, वो है इवन विद इन अ कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शंस में वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी। अब ये तो हम लोगों ने थोड़ी इंटरनेशनली बात कर ली, ठीक, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा होगा, वहाँ के गांव ऐसे होंगे। बट अगर आप एक कंट्री के भी अंदर देखो तो भी आपको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो वेस्टर्न यूपी है, राइट, जो वेस्टर्न यूपी है उसके गांव की कंडीशंस आपको कहीं ज़्यादा अच्छी मिलेगी बिहार या छत्तीसगढ़ या झारखंड के गांव से, ठीक। ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, एंड ये बिहार है, एंड ये वेस्टर्न यूपी है आपका ये वाला इलाका। तो जो वेस्टर्न यूपी के गांव है वो काफ़ी हद तक डेवलप्ड हैं। वेस्टर्न ओ सॉरी बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के विलेजेस से, ये जो स्टेट्स हैं ये काफ़ी पिछड़े हुए स्टेट्स हैं। सेम अगर आप केरल के गांव को देखोगे तो वो भी जो है काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो कंट्री के अंदर भी जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं इन फंक्शंस में रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के, ठीक। तो फिर दूसरा दूसरा जो क्राइटेरिया है वही थोड़ा वेग सा क्राइटेरिया, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगेन जब भी हम लोग गांव का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि गांव के लोग जो है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बट ये चीज़ भी जो है थोड़ा सा ये ट्रेंड उल्टा होता जा रहा है आजकल अगेन वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ में। वही डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल कि जो लोग हैं वो शहरों से निकल निकल के जो है गांव की तरफ भाग रहे हैं। ऑल्दो वो काम शहरों में ही करेंगे बट वो रहेंगे गांव में। क्यों? क्योंकि लोगों को शायद शहर की ज़िंदगी पसंद नहीं आती, शहर में बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत ही कंजेस्टेड लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के, ठीक। वो उस पीस के साथ आप लोग शहरों में नहीं रह सकते हो, नेचर के साथ आप नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि वो गांव में जा कर के रह रहे हैं बट काम वो शहर में ही करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल भी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नहीं है
क्यों? क्योंकि इस चीज़ के लिए आप लोगों के पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज से लिंक करे, बट इंडिया में वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर गाँव में नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रोड्स हैं जो कि पूरी कंट्री को जो है लिंक करती हैं एक दूसरे पार्ट्स को। ठीक, इसके बाद में जो थर्ड क्राइटेरिया आता है वो है पॉपुलेशन साइज़ का। अगेन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ की हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जो गांव होते हैं वो शहरों के मुकाबले जो है थोड़े छोटे होते हैं, उनमें जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है, जो कि काफ़ी हद तक ट्रू भी है। बट अगर आप अगेन एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया लो वर्ड के क्लासिफिकेशंस, वर्ड के सेटलमेंट्स को क्लासीफाई करने का, तो वो अगेन ठीक नहीं बैठने का है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं मान लूँ कि 5,000 लोग से ज़्यादा जो लोग कहीं पे भी रहते हैं तो मैं उसको अर्बन बोल दूंगी, एंड उससे कम जहाँ पे रहते हैं मैं उसको रूरल बोलूँगी। पूरी दुनिया में चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, तो ये क्राइटेरिया ठीक नहीं बैठेगा। कंट्री टू कंट्री जो है ये सारी चीज़ें वेरी करेंगी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉपुलेशन साइज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, सॉरी, पॉपुलेशन साइज इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सल क्राइटेरिया। हाँ इम्पॉर्टेंट तो है, मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी हद तक ट्रू है कि रूरल एरियाज़ में लोग कम रहते हैं अर्बन एरियाज से। इसका रीज़न आप लोगों को दिया हुआ है कि क्यों ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है। बिकॉज विलेजेस इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव पॉपुलेशन एक्सीडिंग दैट ऑफ सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको इसको लिंक करना पड़ेगा जो मैंने आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाया था ना इस बुक का, द वर्ड पॉपुलेशन, उससे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया, चाइना एंड वियतनाम, थाईलैंड वगैरह जैसी कंट्रीज से काफ़ी कम है। रीजंस बहुत सारे हैं, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की थर्ड स्टेज में है, एंड यहाँ पे लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई है। कपल ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करते, मैक्सिमम 2 और 1, ठीक है, या फिर वो बच्चे ही पैदा नहीं करते, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है इन कंट्रीज़ में बहुत ही कम है, एंड इनकी किसी किसी शहर में जितनी पॉपुलेशन होती है उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना के गांव में होती है। इंडिया एंड चाइना के गांव में आपको इजीली, गांव में भी आई थिंक 10,000 तक पॉपुलेशन मिल जाएगी किसी किसी गांव में, चाइना के भी किसी किसी गांव में आपको 10,000 पॉपुलेशन मिल जाएगी। एंड इन कंट्रीज़ में इससे कहीं कम तो जो है अर्बन एरिया को क्लासीफाई करने का जो है एक क्राइटेरिया होता है कि अच्छा अगर 1,500 लोग रह रहे हैं तो हम उस एरिया को जो है अर्बन एरिया घोषित कर देंगे। बट अगेन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन साइज़ को भी लेकर के हम लोग कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं अर्बन सेटलमेंट्स को जो है क्लासीफाई करने का। ठीक, तो अब आप लोग पूछोगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेकर के जो है हम लोग रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे, एंड कैन कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली जो है अप्लीकेबल होगी। तो ये चीज़ वही है, सेकंड पॉइंट से ही निकल करके आया है ये, कि ऑल दो ऐसा तो है नहीं, हम लोगों ने देखा कि सभी लोग गांव में जो है वो खेती बाड़ी करेंगे, ठीक, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कुछ लोग शहरों से भी आकर के गांव में रह रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। बट स्टिल ये ट्रू है बहुत सारे सेटलमेंट्स के लिए आज भी वर्ल्ड के, कि वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हैं, वो खेती बाड़ी या फिशिंग या लम्बरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस इज दैट इन टाउन्स द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। वही चीज़ शहरों में ज़्यादातर लोग या तो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में जा कर के काम करेंगे, या फिर टीचिंग, डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, CEOs होंगे कंपनी के, ये सारे प्रोफेशंस को जो है फॉलो करेंगे। बल्कि अगर आप लोग विलेजेस में देखो तो लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होंगे। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस वो ऑक्यूपेशंस जहाँ पे इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा नेचर के साथ, डायरेक्टली एक्सपोज होगा नेचर को, ठीक, जैसे कि हुई आप लोगों की फ़िशिंग, तो फिशिंग में इंसान जो है नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, वो कहीं से भी जो है फिशेस को निकाल रहा है, या तो लेक से निकाल रहा है या मे बी सी से निकाल रहा है। बट अगर आप देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में तो इंसान क्या कर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैक्ट्रीज़ में जा करके काम कर रहा होगा, तो क्या वो नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है?
बिल्कुल भी नहीं, ठीक। तो जिन एक्टिविटीज़ में इंसान डायरेक्टली नेचर के साथ इन्वॉल्व होगा उनको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। माइनिंग में भी इंसान डायरेक्टली नेचर के साथ इन्वॉल्व होता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना, इसमें भी इंसान डायरेक्टली नेचर के साथ इन्वॉल्व होता है। तो यही है एक यूनिवर्सल सा क्राइटेरिया रूरल एंड अर्बन एरियाज में डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक। अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका इस वीडियो का, वो है सबअर्बनाइजेशन, जो कि आप लोग, जो मैंने आप लोग को सेकंड क्राइटेरिया बताया था ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सॉरी नहीं, वहाँ से कनेक्टेड नहीं है ये, हाँ, बट थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। यहाँ पर लोग गांव में तो नहीं जाएंगे, बट एक अलग ही ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो सब अर्बनाइजेशन क्या है? ये एक नया ट्रेंड है जो आपको डेवलप्ड कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, यूएसए वगैरह, उनमें देखने को मिलेगा। होता क्या है यहाँ पे कि लोग जो मेन शहर है उससे बाहर निकल कर के जो है बसना चाहते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जो मेन शहर है वो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है। इसके लिए आप लोग एग्जांपल ले सकते हो मे बी दिल्ली का। तो दिल्ली आप लोग जानते हो कि मतलब ओवर पॉपुलेटेड सा शहर है। इतना शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितने कि लोग वहाँ पर रहते हैं, तभी तो लोग स्लम्स में रहते हैं। दिल्ली की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं उन सबको अच्छे घर दे सके। तो इसी कारणवश, ठीक, इसीलिए क्योंकि जो शहर है वो बहुत ही कंजेस्टेड से होते हैं, ट्रैफिक जैम मिलेगा आप लोगों को, राइट। एयर जो है वो बहुत ही पॉल्यूटेड मिलेगी, बहुत ही गंदी हवा मिलेगी, पानी भी बहुत गंदा मिलेगा। अब देखो, जो पानी है वो तो अमीर लोग साफ ले सकते हैं, बट हवा कैसे? अभी तो फिलहाल एयर प्योरीफायर्स आ गए हैं, बट स्टिल हवा तो सबके ही लिए सेम है। पॉल्यूशन है तो वो अमीर के लिए भी उतना ही है एंड गरीब के लिए भी इतना ही है। इसीलिए जो लोग हैं वो जो शहर है, मेन शहर, उसके आसपास बस रहे हैं। दिल्ली में भी आप लोग देखो तो मतलब आसपास बहुत सारे शहर बस चुके हैं, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, ठीक है, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, एंड गुरुग्राम तो शायद हरियाणा में है, एंड एक रोहिणी जो है, एक रोहिणी सैटेलाइट टाउन जो है वो दिल्ली के आसपास डेवलप हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए डेवलप हुई हैं ताकि ये शहर की जो वो घटिया ज़िंदगी है उससे बच सकें। इट इज़ अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। वही बात है, दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहर ऐसे डेवलप हो चुके हैं जिनमें दिल्ली से तो बेटर कंडीशंस हैं, दिल्ली से कम पोल्यूशन है। Important suburbs develop around major cities, and every day thousands of people commute from their homes in the suburbs to their workplaces in the city. अब देखो, जो लोग दिल्ली के आसपास इन सारी सिटीज़ में रहेंगे, लाइक गाजियाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, नोएडा हुआ, रोहिणी हुआ, ये काम तो दिल्ली में ही करेंगे, ठीक। बट अच्छा खासा हम लोगों के पास क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो इन जो छोटे छोटे टाउन्स हैं इनको मेन सिटी से कनेक्ट करेगा। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो खैर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो तो होता ही कमाल का है, ठीक। तो कुछ इसलिए खास प्रॉब्लम नहीं पड़ती है इन लोगों को, ये काम चाहे यहाँ पे करें, रहें यहाँ पे, तो आराम से जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं अपने घर के एंड काम वाली जगह के बीच में। तो ये था हम लोग का सबअर्बनाइजेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।